हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस फिजिक्स। आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क। आपने वर्क वर्ड तो बहुत बार सुना होगा। सो व्हाट इज वर्क? वर्क होता क्या है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, वी कॉल इट फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो हम बोलेंगे फोर्स ने अपना वर्क किया है, फोर्स हैज डन वर्क, तो वर्क हुआ है। ठीक है। In other words, the work done is defined as the product of force and displacement done in the direction of force. Work done जो है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज वर्क डन। सो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। So by the definition, work is equals to force into displacement. वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं। सो W इज इक्वल्स टू F इंटू S। नेक्स्ट हमारे पास आता है SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। SI यूनिट तो वर्क की जूल है, बट हमें पता है W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। तो हम वर्क को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं वर्क को हम। क्लियर है? नेक्स्ट इसकी सीजीएस यूनिट है हमारे पास, इसकी अर्ग्स है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर आता है डिफाइन वन जूल वर्क। वन जूल वर्क को डिफाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम्स में आ जाती है कि वन जूल को डिफाइन करो। वन जूल क्या होता है? वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्टेंस तक मूव कर गया, देन हम बोलेंगे 1 जूल वर्क हुआ है। ठीक है, कि वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक के डिस्टेंस तक मूव करवा दे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ही, तो हम बोलेंगे उसे 1 जूल वर्क हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के टाइप्स होते हैं। देखो, वर्क 3 टाइप्स का होता है। पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है एंड जीरो वर्क। सो व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पहले से डिस्प्लेस मूव कर रहा था, हमने फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा दिया। इट मीन्स हमने पॉजिटिव वर्क किया है। अब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पहले ही मूव कर रहा था, हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो उसकी स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी। देखते हैं, जैसे अगर कोई ब्लॉक है, अगर वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहा है और हमने फोर्स भी उसको इसी डायरेक्शन में लगा दिया, इट मीन्स वर्क जो है वो पॉजिटिव है। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो जीरो है। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एंगल है उसको एंगल दिखाना है, जैसे ये एंगल है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ये 30 एंगल है, तो उसको हम थीटा डिग्री थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे आ जाएगा आपके। ठीक है, तो इधर थीटा जो है वो जीरो है, एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो रहता है। सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में, हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, इट मीन्स उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मीन्स वो एक्सेलरेट हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देन सेकंड टाइप ऑफ वर्क है हमारे पास नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वर्क इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ब्लॉक एंड अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैंने फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो ब्लॉक की स्पीड कम होगी ना। मैंने उसको दूसरी साइड में खींचा ब्लॉक को, ब्लॉक की स्पीड कम होगी और एक टाइम पर अगर मे बी वो रुक जाए या फिर वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में इधर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। इट विल डिक्रीज इज स्पीड, वो इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में अगर ब्लॉक मूव कर रहा है, हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है, तो वर्क जो है वो जीरो होगा। देखो, जैसे कि एक ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा था, तो और फोर्स उस पर क्या लग रहा है? उस पर एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि F इज इक्वल्स टू mg होता है। तो इधर F और S में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का। अब इस डायरेक्शन में फोर्स तो, ब्लॉक तो मूव करता रहेगा, बट वो कांस्टेंट उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, उस पर कोई वर्क नहीं किया हमने। सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री।
इट विल नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मोशन जो है जिस स्पीड से मूव कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। ये जो mg के कारण जो फोर्स लग रहा है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कोई वर्क नहीं हुआ है। हो सकता है कि इधर से कोई वर्क लग रहा हो, इधर से कोई फोर्स लग रहा हो, उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, बट इस फोर्स की वजह से इस इसके मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट के, उस फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें उसे अगर डिस्प्लेस करना है, हमें उस पर वर्क करना है तो हमें एनर्जी तो चाहिए ही। एंड बोथ आर इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड। उस और वो दोनों कन्वर्टेड इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम उनको। जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराया मूव फोर्स लगाकर, हमने उस पर वर्क किया। उस पर कितना वर्क किया? जितनी एनर्जी है, जितनी हमारे पास एनर्जी है वही हमने वर्क कराया, उतना ही वर्क हुआ। सो ऐसा यूनिट है एनर्जी की जूल। वही यूनिट वर्क की भी थी, यही यूनिट एनर्जी की है। दोनों की यूनिट सेम होते हैं बिकॉज बोथ आर इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड। और इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग्स हो जाएगी। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए वर्क डन कैन बी, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वी नो वर्क भी स्केलर क्वांटिटी थी। वर्क डन कैन बी चेंज्ड इनटू न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो भी वर्क हमने किया वो कई एनर्जी की फॉर्म्स में चेंज हो सकता है एंड वाइस वर्सा। वो फॉर्म्स आगे देखते हैं हम कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आता है डिफाइन ऑफ वन जूल। वन जूल एनर्जी की डिफाइन, लाइक द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वन जूल ऑफ वर्क। एक जूल वर्क करने में जो हमें एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड वन जूल एनर्जी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं वन जूल एनर्जी। एक जूल वर्क करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे ही हम बोलेंगे एक जूल एनर्जी। क्लियर है? 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। किलो, जहाँ किलो आता है उसको हम 1000 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे कि वर्क डन कैन बी चेंज इनटू न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो वर्क डन है हम उसको न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कौन कौन सी हैं ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। एक फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी से भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है एनर्जी ऑफ मोशन। मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उस टाइम उसकी एनर्जी क्या है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? लाइक हम बोलते हैं कि आप में कितना पोटेंशियल है, मतलब आप जब रेस्ट पर हो आप में कितना एनर्जी, आपके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल फॉर्म। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो केमिकल एनर्जी है। हीट एनर्जी, एनर्जी ऑफ हीट, हीट की एनर्जी। साउंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स है, कोई ट्रैक है उनकी भी कोई एनर्जी रहती है। लाइट एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट वेव्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं, उनकी भी एक एनर्जी रहती है। देन देयर इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं इस बारे में। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी उसमें हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its state of motion। अगर कोई बॉडी मोशन में है उस टाइम उस बॉडी ने जो एनर्जी पोजेस की हुई है उसे ही बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन में है उस टाइम पर जो एनर्जी है उस बॉडी की उसे बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। In other words, when a body is in motion, it has an energy which is called kinetic energy। जब कोई बॉडी मोशन में है उस टाइम उसकी जो एनर्जी है उसे बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी मोशन में है, मार्क दैट पॉइंट। एज इट ड्राइव्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, काइनन वर्ड से, जिसका मतलब है मोशन। ठीक है, सो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी वही होती है जब कोई बॉडी मोशन में है उस टाइम पे जो उस बॉडी की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो कोई बॉडी रेस्ट पर है उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्लियर?
इसका फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम बाद में डिराइव भी करेंगे, ठीक है। सो पहले बेसिक देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। सो फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, इसको इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो देखो हमें पता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, W इज इक्वल्स टू एफ एस है। एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो इधर एफ की जगह मैं एम ए पुट कर दूं, W इज इक्वल्स टू एम ए एस हो गया। अब हमें पता है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हमें as चाहिए इधर, तो as की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड में 2। as की वैल्यू इधर पुट करें, m as की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब एम वी स्क्वायर बाई 2 एंड एम यू स्क्वायर बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो लेट करो कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर था। इनिशियली अगर रेस्ट पर था मीन्स यू जो है वो जीरो होगा, ये हमने कंसिडर किया जस्ट, ठीक है। इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है, यू जीरो हो गया। यू जीरो होते ही ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बिकॉज किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो डब्ल्यू हमारे पास क्या बचा, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने डब्ल्यू की जगह काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा, बिकॉज देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैंने उस पर वर्क किया, कोई ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने फोर्स लगा, फोर्स अप्लाई कर कर वर्क किया कोई, और वो ऑब्जेक्ट मूव किया, तो वो किस एनर्जी से मूव करेगा, जो वर्क मैंने लगाया है उसी एनर्जी से मूव करेगा। जो वर्क मैंने उस ऑब्जेक्ट पे किया है वो ऑब्जेक्ट उसी एनर्जी से तो मूव करेगा, तो मैं यहाँ वर्क को काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ। सो यही हमने देखा था कि वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है वो इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड है। वर्क की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ, बिकॉज वो ब्लॉक किस एनर्जी से मूव करेगा, जितना मैंने वर्क लगाया है उतनी एनर्जी से वो ब्लॉक मूव करेगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास W इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। इधर तो हमने लेट किया कि इनिशियली वो बॉडी जीरो पर थी, रेस्ट पर थी, तो इनिशियल स्पीड उसकी जीरो आ गई। अगर इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पर नहीं होती, पहले से वो बॉडी कोई मूव कर रही होती यू वेलोसिटी से, फिर उसके बाद उस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई किया, कोई वर्क अप्लाई किया, और फिर वो वी वेलोसिटी से मूव करने लगी, तो क्या होगा, अगर वो बॉडी रेस्ट पहले जीरो नहीं थी, अगर वो बॉडी इनिशियली रेस्ट पर नहीं थी, तो क्या होगा। देखो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये है फाइनल वेलोसिटी, मींस ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली पहले वर्क जब हमने अप्लाई नहीं किया तब भी वो बॉडी मूव कर रही थी, मींस वो बॉडी मूव कर रही थी, मतलब इस टाइम पर भी उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब वो बॉडी मूव कर रही थी पहले से बिना फोर्स अप्लाई किए मूव कर रही थी, मतलब उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है। मींस जो हाफ एम यू स्क्वायर है वो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ एम वी स्क्वायर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मींस की फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ वही है वर्क डन। सो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन। कोई बॉडी ने जो एनर्जी पोजेस की हुई है उसकी पोजीशन की वजह से या फिर उसकी ओरिएंटेशन की वजह से। लाइक व्हेन अ बॉडी हैज अ सर्टेन पोजीशन इट हैज एन एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। कोई बॉडी अगर उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी पोजेस करे, फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ पड़ी ग्राउंड पे, एक बॉडी उसे थोड़ा ऊपर यहाँ पड़ी है, एक हाइट पर है। सो हम जनरली मानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कोई भी बॉडी पड़ी है, उसका कोई भी बॉडी रखी है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जीरो मानते हैं। ग्राउंड पे अगर कोई बॉडी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कंसिडर करते हैं। जैसे ही हम उसे ऐसे हाइट पे ले गए उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। सो पोजीशन से उसकी एनर्जी इफेक्ट करेगी। व्हेन अ बॉडी हैज अ सर्टेन पोजीशन इट हैज एन एनर्जी। बॉडी अगर किसी पोजीशन पे है तो उसकी एनर्जी होगी, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब ओरिएंटेशन से कैसे, इफ अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग और होल्डिंग एनर्जी
ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन, उसका कन्फिग्रेशन ऐसा है कि उसमें वो एनर्जी स्टोर हो सकती है। सो द एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, अब मैंने इसे कंप्रेस किया, मैंने इसे कंप्रेस किया स्प्रिंग को। अब कंप्रेस, जैसे ही मैंने इसे कंप्रेस किया, इस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड हो गई। ये एक स्प्रिंग है, इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई। अब इसके कन्फिग्रेशन की वजह से एनर्जी स्टोर हुई है ना, इसको कंप्रेस किया, इसका कन्फिग्रेशन ऐसा था कि इसने एनर्जी स्टोर कर ली। सो इसको बोलेंगे हम potential energy due to its orientation. So if a body is capable of storing or holding energy due to its configuration, the energy stored is called the potential energy due to its orientation. उसके orientation से we consider ground to be a at zero level, so potential energy at ground is zero. ये हम पहले देख चुके हैं कि ग्राउंड पे हम potential energy जो है वो हम जीरो कंसिडर करते हैं। क्लियर है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो ये क्या है कि अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे है और यही बॉडी को मैं उठा के यहाँ से यहाँ ले गई, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो मैंने यहाँ से यहाँ लेकर गई, चाहे मैं उसको डायरेक्ट ले जाऊँ, चाहे मैं उसको ऐसे घुमा के ले जाऊँ, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पर, इस पोजीशन पर सेम ही रहेगी। ठीक है, इसके पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगी, चाहे मैं इसे ऐसे ले जाऊँ या फिर इसे मैं कोई भी पाथ से ले जाऊँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पर सेम ही रहेगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास mgh। ठीक है, h हाइट पर कोई बॉडी है, इस बॉडी की अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो mgh, मास कितना है उस ऑब्जेक्ट का, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ये हाइट, वेयर मास m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity and h is the height। अब mgh का फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, कैसे आया, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। W is equals to applied force into displacement, ये हमने पहले देखा। ये रही एक बॉडी, ये ऑब्जेक्ट पड़ा पहले ग्राउंड लेवल पे, इस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इस पे एक फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, एक फोर्स अगर मैं इस पे ऊपर की तरफ अप्लाई करूं mg के बराबर, अगर ग्राउंड पे अगर ग्रेविटी की वजह से उस पे mg फोर्स लग रहा है और मैं उसे mg फोर्स से ही उसे लिफ्ट करने की कोशिश करूं, तो क्या वो लिफ्ट हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इसे mg से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? तो वो बॉडी एक उछलेगी, तो वो बॉडी उछलेगी अगर मैं mg से ज़्यादा करूं। अगर मैं mg फोर्स अप्लाई करके उसे यहाँ से यहाँ तक ले जाऊं तो क्या होगा? वर्क डन हुआ F अप्लाइड इनटू S डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है लेट किया हमने, ये H डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, F अप्लाइड कितना mg, हमने mg जितना ही फोर्स अप्लाई किया, mg के बराबर ही फोर्स अप्लाई किया, बिकॉज mg से ज़्यादा अप्लाई कर दिया, इट मीन्स मैंने उस ऑब्जेक्ट को उछाला है, पर मैंने उछाला नहीं है, मैं उसे प्यार से यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर गई हूँ। सो W इज इक्वल्स टू F अप्लाइड की जगह mg इंटू H। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। अब मैंने वापस इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी लिखा, ऐसा क्यों? बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ले जाने में जितना हमने वर्क किया वो उतनी ही एनर्जी से मूव किया। कितनी एनर्जी से गया वो? जितना हमने वर्क किया उतनी ही एनर्जी से वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया। सो इधर भी वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकती हूँ। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh।
आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर के नोट्स बनाएं, रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।